हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कश्मीर और लर्निंग के इस एपिसोड में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। डिसिप्लिन के ऊपर मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूं और इसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने डिसिप्लिन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि डिसिप्लिन एंड द रोल ऑफ टीचर, कि एक अध्यापक का, टीचर का, शिक्षक का एक रोल क्या हो कि वो डिसिप्लिन क्रिएट कर पाए, डिसिप्लिन को अप्लाई कर पाए। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको एक्टिव रोल टीचर का क्या है स्कूल में, एक्टिव रोल और रोल ऑफ टीचर में क्या फ़र्क है। जब रोल ऑफ टीचर की मैंने बात की थी उसमें बताया था कि कौन कौन से गुण हैं जो समावेश उस अध्यापक में होना चाहिए जिससे कि वो डिसिप्लिन खुद भी अपने आप पर लागू कर सके और बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं एक्टिव रोल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक्टिव रोल क्या होता है कि टू द पॉइंट, उसी वक्त मेन बात ये है जहाँ पर कि मैंने कोई भी डिसीजन लेना है तो अब्रप्टली लेना है, एकदम लेना है, उसी वक्त लेना है। कौन कौन से काम है जो एक्टिवली हम इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डिसिप्लिन को लेकर के। तो डिसिप्लिन कैसे क्रिएट करें, एक अध्यापक द्वारा एक अध्यापक कैसे डिसिप्लिन क्रिएट करें एक्टिव वे में, तो उसके बारे में आपकी बात करूँगा। स्पेशली एक्टिव वे में कैसे वो होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सारी वीडियोस देखिए, आपको समझ आएगी और आपका नॉलेज में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, ये मेरा दावा है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन के ऊपर जितने मेरे वीडियोज़ हैं आप उसकी लिस्ट देख सकते हो। मैंने अपना एक प्लेलिस्ट बनाया है, प्लेलिस्ट पर जा करके आप सारी वीडियोज़ जो है देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। डिसिप्लिन इन एक्टिव वे बाय द टीचर्स कैसे होता है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक टीचर को स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन को अप्लाई करने के लिए कुछ एक्टिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिसके द्वारा ये पता चल पाता है कि डिसिप्लिन का क्या स्वरूप होगा, डिसिप्लिन कैसे वहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो कुछ स्टेप्स जो है टीचर ने लेने होते हैं क्लास में, स्पेशली क्लास में डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए कि जब वो क्लास में पढ़ा रहा है तो उस क्लास में डिसिप्लिन कैसे क्रिएट हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं आज हम जूझ रहे हैं इससे कि क्लास में डिसिप्लिन नहीं होता, कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कुछ का ध्यान इधर उधर होता है, इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, मोटिवेट नहीं हो पाते हैं और टीचर अपना जो मैसेज है, टॉपिक है वो डिलीवर नहीं कर पाता। तो इसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी स्पेशल ये टॉपिक है, स्पेशल इसलिए कि काफ़ी एक्टिव और बिल्कुल आज के दौर का नया टॉपिक है कि कैसे क्लासरूम में जो है एज ए टीचर जो है आप डिसिप्लिन कैसे क्रिएट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब भी आप क्लास में आओ तो पूरे प्रिपेयर हो के आओ। एज ए टीचर आप जब क्लास में जाते हो तो प्रिपेयर का यहाँ पर मतलब ये है कि आप क्या करवाने जा रहे हो, किस तरह से करवाने जा रहे हो, किस विधि से करवाने जा रहे हो, आप मोटिवेट कैसे करोगे वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, आप प्रिपेयर होने चाहिए कि मैं वो काम है करवाने जा रहा हूँ। दूसरी बात कर लेते हैं कि आपने बहुत सारी वैरायटीज़ जो है टीचिंग में यूज़ करनी है। जब मेथड कोई भी हो सकता है लेकिन वैरायटीज़ मीन्स कि जहाँ पर आप मैप्स की यूज़ कर सकते हो, चार्ट्स यूज़ कर सकते हो, अलग अलग जो है प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो। टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत सारा है, जैसे कि रेडियोज़ हैं, टीवीज़ हैं, अब स्लाइड शो भी आ गए हैं, मॉनिटर वगैरह भी आ रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह भी काफ़ी हद तक यूज़ किए जा रहे हैं। तो आप इन सब की यूज़ कर करके वैरायटी ऑफ डिफरेंट वैरायटीज़ आप यूज़ करके टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, क्लासरूम में डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं, उनका ध्यान बच्चों का खींच सकते हैं। आपने क्या करना है, तीसरी बात, आपने अपने पूरा कंट्रोल रखना है अपनी वॉइस के ऊपर। जब बोल रहे हो तो आपकी वॉइस की जो पिच है, जिस पिच में भी आप डिलीवर करते हो लेसन, जिस पिच में भी आप लेक्चर करते हो, जिस पिच पे भी आप स्टोरी सुना रहे हो, कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो, तो उस पिच को आपने एक जैसा रखना है। ये नहीं है कि आपने टोन बदल देनी है, पिच बदल देनी है, कभी बहुत ज़्यादा भारी हो गई है, कभी बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है, ऐसा नहीं है। वॉइस को एक तरह से रखना है, एक जैसा ही रखना है। चौथी बात है, आपने सिस्टमेटिक बनना है और टू दी पॉइंट बात करनी है। सिस्टमेटिक और टू दी पॉइंट क्या होता है, आपने सिस्टम के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन सिस्टम क्या होता है तो इजी वे में आपको बताना चाहता हूँ कि सिस्टम होता है, जैसे आपने चेन देखी होगी साइकिल में, तो उसमें क्या है कि पार्ट्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही वो सर्कल में चल रहा है। अगर एक पार्ट वहाँ से
हटा दिया जाए तो वो चेन काम नहीं करेगी। ऐसे ही सिस्टम होता है, एक आपने सिस्टम क्रिएट करना है चेन की तरह, वो चलता रहे, बीच में टूटे नहीं, बीच में छूटे नहीं। तो ऐसे ही सिस्टम क्रिएट करके टू द पॉइंट बात करनी है। जो भी आप बात कर रहे हो इधर उधर की नहीं घुमा के करनी है, बिल्कुल सीधी बात करनी है और इंटरेस्टिंग वे में करनी है। पांचवी बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन तब देंगे जब क्लासरूम जो है काफ़ी सजा धजा होगा, काफ़ी एक्टिविटीज़ क्लास में हो रही होंगी। जब कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही क्लास में तो स्टूडेंट का एकदम से वहाँ पर बैठना, सुनना, इंटरेस्ट पैदा करना, मोटिवेट होकर के सुनना या एक्वायर करना लेसन को, टॉपिक को, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। छठी बात करनी है कि स्टूडेंट को हमेशा बिजी रखना है, किसी न किसी काम में स्टूडेंट को हमेशा बिजी रखना है। कैसे बिजी रखना है? आपने कोई भी काम टॉपिक करवा रहे हो क्लास में, तो उस क्लास में टॉपिक करवाते वक्त आपने क्या करना है कि आपने काम ऐसा करना है, ऐसा टॉपिक लेकर के आना है या जो भी आप डिलीवर करवा रहे हो तो बच्चा हमेशा बिजी रहे, चाहे उसकी आंखें हो, हाथ हो, कान हो, कोई भी सेंसरी आप ऑर्गन है वो भी बिजी रहे। और आप जब करवा रहे हो तो उसका दिमाग जो है, उसका इंटरेस्ट जो है, उसका जो फोकस है आपके ऊपर रहे, आप हमेशा उसको बिजी रखना है आपने। सातवीं बात कर लेते हैं कि आपने हमेशा ह्यूमरस और चीयरफुल रहना है। आपका जो चेहरा है हमेशा हंसता खेलता ही आप लेसन डिलीवर करना है, आपने गुस्से में नहीं करना है और पनिशमेंट वे में नहीं करना है। बिल्कुल हंसता खेलता आपका चेहरा होना चाहिए और चीयरफुल होना चाहिए, बहुत आप उत्साहित होने चाहिए, खुश होने चाहिए आप। इस वे में आप अगर डिलीवर करोगे तो डिसिप्लिन भी बना रहेगा क्लास में और एक्टिवली आप जो है वो टीच भी कर पाओगे। और आठवें की बात कर लेते हैं कि आपने जब भी ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, आपने जब भी हैंड करनी है, चाहे वो बच्चों की कॉपीज़ चेक कर रहे हो, आप कॉपीज़ जो नोटबुक है वो चेक कर रहे हो, चाहे आप ब्लैक बोर्ड पे अपनी राइटिंग कर रहे हो, तो आपकी राइटिंग स्किल जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो बच्चों के ऊपर इम्प्रेशन गलत जाता है। अगर आपकी राइटिंग ही बच्चों जैसी होगी तो बच्चे आप में और खुद अपने आप में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाएंगे और साइकोलॉजिकली वो अनफिट बताएंगे आपको अंदर से कि आपको तो लिखना भी नहीं आता। तो इस बात का ख्याल रखिए, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप इस पर भी ध्यान दे सकते हो। नवीं बात कर लेते हैं कि आपको प्यार, सिंपैथी और दूसरों स्टूडेंट्स के साथ आपस में वो कैसे बात करते हैं वो भी सिखाना है बच्चों को क्लास में। जब आप खुद लव एंड इन्फेक्शन से बात करोगे तो बच्चे खुद भी वैसा ही व्यवहार है वो अपने सहपाठियों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ करना शुरू कर देंगे, आपको रोल मॉडल मानेंगे। तो जब आप खुद लव एंड अफेक्शन से भरे हुए होंगे तो क्लासरूम में तो वो बच्चे आपकी नकल करेंगे ही करेंगे, अपने सहपाठियों से घर में और एनवायरनमेंट में वैसा ही वो अपना रोल प्ले करेंगे। तो 10वीं बात कर लेते हैं, आपकी जो ड्रेस है एज ए टीचर, आपकी जो ड्रेस है आपको आपके डिसिप्लिन को दर्शाती है। अगर आपने बिल्कुल कुछ ऐसे रंग पहने हुए हैं जो भड़कीले हैं, ऐसे रंग पहने हुए हैं जो सूटेबल नहीं है क्लास में, वो बच्चे आपको लाइक नहीं करेंगे, देख करके चौंकेंगे ज़रूर, खुश भी होंगे, लेकिन अंदर से जो मैच्योर बच्चे होते हैं, इंटरनली मैच्योर की बात कर रहा हूँ, एज से नहीं, तो वो आपको अच्छा नहीं समझेंगे, आपको समझेंगे कि आप फैशनेबल हो। तो आपने ऐसी ड्रेसेस को चॉइस करना है, आपने ऐसी ड्रेस का सिलेक्शन करना है जो ड्रेस बिल्कुल सूटेबल हो और वो फिट हो आप पे। ऐसी नहीं कि ढीली पोशाक पहननी है, बहुत कसी हुई पोशाक पहननी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल फिट आपकी जो पोशाक हो, अच्छे से आपके मोज़े हों, अच्छे से आपका जो है वेल ड्रेस्ड आप हों भाई क्लास में, तो बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं टीचर को। तो जब भी आप क्लास में आओ तो एक वेल ड्रेस में आओ, तो अच्छा प्रभाव एज ए डिसिप्लिनरी वे में पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो हम बच्चों को क्लास में टीच कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो हमारा नेचुरली एक फोकस बन जाता है। हम कुछ बच्चों को जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो ज़्यादा जल्दी कवर करते हैं सब्जेक्ट को, जो ज़्यादा जल्दी उसका आंसर देते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी जो आई है, आपका जो विज़न है, आपका जो सोचना है, आपका जो देखना है, सारे कमरे में, क्लासरूम में एक जैसा बच्चों के ऊपर होना चाहिए। इससे लाइकिंग और डिसलाइकिंग की जो भावना है बच्चे के अंदर वो पैदा नहीं हो पाएगी और क्लास में डिसिप्लिन जो है अच्छी तरह से मूव कर पाएगा। आपने कुछ फ्यू स्टूडेंट्स के ऊपर नज़र नहीं रखनी है, सारे क्लास में पूरी की पूरी नज़र अपनी दौड़ानी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 12th की बात कर लेते हैं। 12th पॉइंट क्या है कि आपने हमेशा एक जज की तरह काम करना है क्लासरूम में।
जज की तरह कैसे काम करना है, आपने समय आने पर प्रेज भी करनी है, समय आने पर बच्चों के ऊपर ब्लेम भी करना है। ब्लेम को आप गलत मत लीजिएगा, ब्लेम मीन्स के इस वे में करना है कि बच्चे को उसका एहसास भी हो जाए और बच्चा ये समझ भी पाए कि मैंने गलत किया है। और प्रेज भी इस हिसाब से करो कि बहुत ज़्यादा ना करो और बहुत कम ना करो। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन की भावना पैदा होगी कि मुझे ऐसा काम करना है और डिसिप्लिन वे में करना है। तो एज ए टीचर जब हम क्लासरूम में होते हैं तो हमको प्रेज एंड ब्लेम जो है उसको बैलेंस बना के रखना है। बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं करना है और बहुत ज़्यादा आपको प्रेज भी नहीं करना है। और एक जुडिशियस वे यही होता है कि जज की तरह आपने जज करके उसको वैसा ही डील करना है, वैसा ही प्रेज और ब्लेम करना है। 13वें की बात कर लेते हैं कि जब एक टीचर क्लास में कोई टॉपिक कवर करवा रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, मेथड कोई भी हो सकता है, तो वो क्वेश्चन करता है ना। तो जब वो क्वेश्चन करता है तो वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए क्वेश्चन। ना पिछले स्टूडेंट को क्वेश्चन होना चाहिए, ना अगले बेंच पे बैठे जो बैक बेंच रहे ना उनको, और ना जो फ्रंट पे बैठे हुए बच्चे जिसको आप इंटेलिजेंट बच्चे मानते हो, अपने आप में दिमाग में बिठाया हुआ होता है। कई बार मैं गलत नहीं कहता इसको, लेकिन अच्छा है कि बच्चों को प्रेस करनी चाहिए जो अच्छे बच्चे हैं। लेकिन क्वेश्चनिंग जब कर रहे होते हैं तो क्वेश्चनिंग इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन बच्चों को इक्वल क्वेश्चन पूछिए। जो पीछे बैठे हैं बच्चे उनको भी क्वेश्चन होना चाहिए और जो आगे बैठे हैं बच्चे उनको भी सेम क्वेश्चन सेम डिलीवर करना चाहिए, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मुझे क्वेश्चन आता नहीं है, मुझे इसलिए नहीं पूछते, जहाँ मुझे ही आता है तो मुझसे ही पूछते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इक्वल क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट क्लास में करना होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 14 की। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है इसी से रिलेटेड है, पिछले जो मैंने पॉइंट बोला उसके ही रिलेटेड है ये भी, कि आपने जब भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। ये डिसिप्लिन का रूल है। अगर आप बार बार उसको रिपीट करते हो, बताओ जी ऐसा है, बताओ जी ऐसा, अभी नहीं बताया आपने, क्यों नहीं बोले आप, तो ऐसा नहीं करना है। एक बार ही क्वेश्चन करना है या 2 बार क्वेश्चन करना है, इससे ज़्यादा बार नहीं करना है। और जब भी हमने क्वेश्चन करना है तो स्टूडेंट जो है वो उनका ध्यान खींचना है अपनी ओर। क्वेश्चन को करते वक्त आपकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन हर के कान तक बच्चे तक पहुँच सके और बच्चा अटेंटिवली जो है उसका आंसर दे सके। तो 15 की बात कर लेते हैं कि आपने क्लासरूम में जल्दी में नहीं रहना है, ठीक है ना। जल्दी का काम शैतान का होता है, जो एक प्रभाव है। लेकिन क्या है, हम टीचर हैं, हम अध्यापक हैं, हम शिक्षक हैं। तो शिक्षक क्या करता है, जब भी क्वेश्चन पूछता है तो उसको हरी में नहीं पूछना है, बड़े आराम से पूछना है। जैसे आराम से आप लेसन डिलीवर कर रहे हो तो आराम से ही आपने क्वेश्चन जो है पूछना है। अगर आराम से क्वेश्चन पूछोगे तो डिसिप्लिन्ड वे में आंसर भी आएगा। अगर आप डिसिप्लिन वे में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो अनइंटरप्टली बहुत सारे आंसर आपके पास आएंगे जो आपको कन्फ्यूज कर देंगे। जब आपने देखा भी होगा क्लास में कि क्वेश्चन एक पूछते हो और 10 बच्चे उसका आंसर फटाफट से देना शुरू कर देते हैं। तो एक डिसिप्लिन वे में एक क्वेश्चन पूछा गया है तो एक बच्चे से, जो भी बच्चा आपका हैंड रेज कर रहा है, आपको टर्न वाइज जो है, रैंडमली नहीं, टर्न वाइज, अगर इससे उसी से पूछा है दूसरी बार दूसरे से पूछना है, तीसरी बार तीसरे से पूछना है, और लास्ट में क्या करना है कि आपको उसका एक जेस्ट बना लेना है और उसका आंसर देना है। तो दोस्तों ये थे मैंने कुछ आपको बताए कि जब आप क्लासरूम में अध्यापक एक एक्टिव रोल कैसे प्ले कर सकता है। तो ये कुछ 15 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, कुछ मैंने और भी पॉइंट निकाले हैं, कुछ 34 तक पॉइंट हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा कि एक्टिव रोल टीचर का क्या और कैसा होना चाहिए। तो उस वीडियो को इसके साथ मिला करके जो देखिएगा, दोनों को इकट्ठी देखिए बारी बारी, और आपको समझ आएगा। तो इस वीडियो को मैं जहाँ पर विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आप नए हैं मेरी वीडियो पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा जो भी मैं आपको नॉलेजेबल वीडियो दे रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर विराम देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में तक जो पार्ट 2 इसका बनेगा, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।